नमस्कार साथियों। राजस्थान की इस बेहद खूबसूरत, रंग बिरंगी और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत पर आधारित हमारी इस खास प्रस्तुति में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं वो है राजस्थानी चित्रकला, इसका इतिहास, इसकी विभिन्न शैलियां और उनकी वो अद्भुत विशेषताएं जो उन्हें दुनिया भर में खास बनाती हैं। तो चलिए कला के इस शानदार और ऐतिहासिक सफर की शुरुआत करते हैं। आगे बढ़ने से पहले आइए जल्दी से देख लेते हैं कि आज की इस प्रस्तुति के मुख्य बिंदु क्या-क्या होंगे। हम शुरुआत करेंगे राजस्थानी चित्रकला के एक संक्षिप्त परिचय से। उसके बाद हम मेवाड़ शैली, फिर मारवाड़ शैली, ढूंढाड़ स्कूल और हाड़ौती शैली पर विस्तार से चर्चा करेंगे। और हाँ, अंत में एक छोटा सा तुलनात्मक अध्ययन और कुछ अभ्यास प्रश्न भी होंगे ताकि आपका अच्छे से रिवीजन हो सके। भाग 1, राजस्थानी चित्रकला का परिचय। देखिए, जब हम राजस्थानी चित्रकला की बात करते हैं तो इसका जनक महाराणा कुंभा को माना जाता है और इसकी जन्मभूमि है मेवाड़। शुरुआत में इस कला पर जैन, गुजरात और अपभ्रंश शैली का काफी प्रभाव दिखाई देता था। फिर साल 1916 में आनंद कुमार स्वामी ने अपनी किताब राजपूत पेंटिंग्स में इसका पहला वैज्ञानिक वर्गीकरण दुनिया के सामने रखा। अब इसके नामकरण को लेकर विद्वानों में बड़ी रोचक बहस रही। W.H. ब्राउन ने इसे राजपूत कला कह दिया तो N.C. मेहता ने हिंदू चित्र शैली नाम दिया। लेकिन अंत में राय कृष्ण दास जी ने जो राजस्थानी चित्रकला नाम सुझाया वही सर्वमान्य हुआ। और हाँ, 16वीं से 17वीं शताब्दी के समय को तो इस कला का एकदम स्वर्णकाल माना जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि इस कला में ऐसा क्या खास है। तो सबसे बड़ी बात है इसका आम लोक जीवन से गहरा जुड़ाव। एकदम चटक रंगों का इस्तेमाल और प्राकृतिक व नारी सौंदर्य को जिस सजीवता से उकेरा गया है वो सच में बेमिसाल है। राजा महाराजाओं के संरक्षण में फलने फूलने वाली इस कला को अगर हम भौगोलिक और सांस्कृतिक आधार पर देखें तो 4 मुख्य स्कूलों में बांटा जा सकता है: मेवाड़, मारवाड़, ढूंढाड़ और हाड़ौती। आगे हम इन्हीं स्कूलों और इनकी उपशैलियों की गहराई में जाने वाले हैं। भाग 2, मेवाड़ शैली, उद्गम और विकास। तो शुरुआत होती है मेवाड़ शैली से। इसके सबसे शुरुआती प्रमाण हमें श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी नामक प्राचीन ग्रंथ में मिलते हैं। महाराणा प्रताप के समय चावंड शैली का विकास हुआ, जहां नासिरुद्दीन ने मशहूर ढोला मारू का चित्र बनाया। लेकिन सही मायनों में इस कला को एक नई ऊंचाई मिली महाराणा जगत सिंह के समय, जिसे उदयपुर शैली का स्वर्णकाल भी कहा जाता है। उन्होंने तो राजमहल में बकायदा चित्रों की ओवरी यानी तस्वीरारो कारखानों नाम से एक पूरा कला विद्यालय ही स्थापित कर दिया। इससे पता चलता है कि ये कला राज दरबार का कितना अहम हिस्सा बन चुकी थी। साहिबदीन और मनोहर जैसे दिग्गज चित्रकार इसी दौर के थे। मेवाड़ स्कूल के ही अंदर आती है नाथद्वारा शैली, जिसका स्वर्णकाल राज सिंह का समय था। इसकी सबसे खूबसूरत और विश्व प्रसिद्ध विशेषता है पिछवाई चित्रण। इसमें होता क्या है कि श्रीनाथ जी की मूर्ति के ठीक पीछे कपड़े के बड़े पर्दों पर श्री कृष्ण की लीलाओं को बहुत ही मनमोहक तरीके से चित्रित किया जाता है। और एक बहुत ही दिलचस्प तथ्य बताऊं, इस शैली में कमला और इलायची जैसी महिला चित्रकारों का भी बहुत बड़ा योगदान रहा है। इसके अलावा इसी स्कूल की देवगढ़ शैली अपने शानदार भित्ति चित्रों के लिए और शाहपुरा शैली अपने मशहूर फड़ चित्रण के लिए जानी जाती है, जिसे श्रीलाल नथमल जोशी के परिवार ने एक अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाई। भाग 3, मारवाड़ शैली की विशेषताएं। अब चलते हैं रेगिस्तान की तरफ। मारवाड़ स्कूल की प्रमुख जोधपुर शैली का स्वतंत्र रूप से विकास राव मालदेव के समय शुरू हुआ था, लेकिन इसका स्वर्णकाल आया मान सिंह के समय, जब इस पर नाथ संप्रदाय का बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। इस शैली में बनाए गए चेहरों को आप बड़ी आसानी से पहचान सकते हैं। इनकी आंखें बिल्कुल बादाम जैसी होती हैं, सिर पर ऊंची पगड़ी, चित्रों में खंजन पक्षी का होना और लाल पीले रंगों का बहुत ज्यादा इस्तेमाल। इन्हीं खासियतों के साथ यहाँ ढोला मारू और मूमल महेंद्र जैसी मशहूर प्रेम कहानियों के अनगिनत चित्र बनाए गए। ऊंटों की भूमि की बात हो तो बीकानेर शैली का जिक्र आना लाजमी है। इसका स्वर्णकाल अनूप सिंह के समय था। यहाँ से 2 कलाएं पूरी दुनिया में मशहूर हुईं। पहली तो है उस्ता कला, जिसमें ऊंट की खाल पर सोने से चित्रकारी की जाती है। हिसामुद्दीन उस्ता इसके बहुत बड़े कलाकार रहे हैं। और दूसरी है मथेरना कला, जो गीले प्लास्टर पर की जाती है। इस शैली की एक और बहुत खूबसूरत बात है, जो हमारी साझा संस्कृति यानी गंगा जमुनी तहजीब का एक बेहतरीन उदाहरण है। यहाँ मुस्लिम चित्रकारों ने पूरे भक्ति भाव से हिंदू देवी देवताओं के चित्र बनाए। और मजे की बात यह है कि वो चित्रों के नीचे बाकायदा अपना नाम और तारीख भी लिखते थे। अब आते हैं राजस्थान की शायद सबसे ज्यादा चर्चित शैली पर,
किशनगढ़ शैली। राजा सामत सिंह, जिन्हें नागरी दास भी कहा जाता था, उनका समय इस कला का सुनहरा दौर था। उनके दरबार में एक चित्रकार थे, मोरध्वज निहाल चंद। उन्होंने राजा की प्रेमिका रसिक बिहारी का राधा के रूप में एक ऐसा चित्र बनाया जिसने इतिहास रच दिया। इसी चित्र को बड़ी ठणी कहा जाता है, जिसे कला समीक्षक एरिक डिकिंसन ने भारत की मोनालिसा तक कह डाला। सुराहीदार गर्दन, नुकीली ठोड़ी और कमल की पंखुड़ी जैसी लंबी आंखें, ये इस मास्टरपीस की पहचान है। इस पर तो 1973 में भारत सरकार ने एक डाक टिकट भी जारी किया था। मारवाड़ स्कूल के कुछ अन्य हिस्सों की बात करें तो अजमेर शैली थोड़ी अलग है, क्योंकि इस पर हिंदू, मुस्लिम और ईसाई तीनों धर्मों का मिला-जुला प्रभाव दिखता है। वहीं नागौर शैली वृद्धावस्था को बड़ी सजीवता से दर्शाने और पारदर्शी कपड़ों के चित्रण के लिए मशहूर है। लेकिन इन सब में सबसे अनोखी है जैसलमेर शैली। पता है क्यों? क्योंकि अपने भौगोलिक अलगाव यानी रेगिस्तान के बीचों बीच होने के कारण ये एकदम स्वतंत्र रही। इस पर मुगल या जोधपुर शैली का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। यहाँ का सबसे प्रमुख आकर्षण है लोद्रवा की राजकुमारी मोमल का बेहद सुंदर चित्रण। भाग 4, ढूंढाड़ स्कूल की चित्रकला। आमेर शैली के बाद अगर हम जयपुर शैली की बात करें तो सवाई जयसिंह के समय स्थापित सूरत खाना एक बहुत बड़ा गेम चेंजर साबित हुआ। ये वो जगह थी जहां चित्रकार बैठकर कलाकृतियां बनाते थे। फिर सवाई ईश्वरी सिंह के समय एक और नई चीज हुई। चित्रकार साहिब राम ने राजा का बिल्कुल आदमकद यानी लाइफ साइज चित्र बना दिया, जिसने राजपूताने में एक नई परंपरा ही शुरू कर दी। सवाई प्रताप सिंह का समय इसका स्वर्णकाल रहा, जब दीवारों पर आला-गीला पद्धति का इस्तेमाल हुआ। इस शैली की एक खास पहचान ये भी बनी कि चित्रों में पुरुषों के चेहरे को बिना दाढ़ी मूंछ के दर्शाया जाने लगा और हरे, लाल व पीले रंगों की प्रधानता रही। ढूंढाड़ स्कूल में विनय सिंह के समय फली फूली अलवर शैली काफी अलग हटकर है। यहाँ आपको योगासन करते हुए और वेश्याओं के चित्र भी देखने को मिलते हैं। यहाँ तक कि मूलचंद और उदयराम जैसे कमाल के कलाकारों ने तो हाथी दांत पर भी चित्रकारी कर डाली। और शेखावाटी क्षेत्र, इसे तो सीधे सीधे ओपन आर्ट गैलरी कहा जाता है। यहाँ की हवेलियों की बाहरी दीवारों पर कत्थई, नीले और गुलाबी रंगों से इतने विशाल और सुंदर भित्ति चित्र बनाए गए हैं कि आप बस देखते रह जाएं। और दिलचस्प बात यह है कि इन पुराने चित्रों में आपको रेलगाड़ी और मोटर कार जैसी आधुनिक यूरोपीय चीजें भी उकेरी हुई मिल जाएंगी। भाग 5, हाड़ौती शैली और एक त्वरित तुलनात्मक अध्ययन। हाड़ौती चित्रकला पर मेवाड़ शैली का गहरा प्रभाव देखने को मिलता है। इसमें जो बूंदी शैली है ना, उसे पशु पक्षी शैली भी कहा जाता है। उम्मेद सिंह के स्वर्णकाल में यहाँ नाचते हुए मोर, बारिश की फुहारें और घने जंगलों का इतना अद्भुत चित्रण हुआ है, वो भी सोने चांदी के रंगों से। दूसरी तरफ है कोटा शैली, जिसे शिकार शैली कहा जाता है। और इसकी सबसे हैरान करने वाली बात क्या है जानते हैं? इसमें सिर्फ राजाओं को ही नहीं बल्कि रानियों और स्त्रियों को भी शेर का शिकार करते हुए बड़े ही रौबदार तरीके से दर्शाया गया है। अब अगर आपको इन अलग अलग शैलियों को बस एक नज़र में पहचानना हो तो इसका एक बहुत ही बढ़िया तरीका है उनके रंग, पेड़ और आंखों की बनावट को देखना। जैसे अगर चित्र में लाल पीला रंग है, कदम का पेड़ है और मछली जैसी आंखें हैं, तो समझ जाइए वो मेवाड़ शैली है। पीला रंग, आम का पेड़ और बादाम सी आंखें जोधपुर की पहचान है। सफेद गुलाबी रंग, केले के पेड़ और तीर कमान जैसी खिंची हुई आंखें किशनगढ़ का प्रतीक है, जबकि खजूर का पेड़ और आम के पत्ते के समान आंखें कोटा बूंदी को दर्शाती हैं। बस इस छोटे से वर्गीकरण को समझ लीजिए, पूरी राजस्थानी चित्रकला आपकी मुट्ठी में आ जाएगी। भाग 6, अभ्यास प्रश्न और निष्कर्ष। तो अब वक्त है अपनी याददाश्त को थोड़ा परखने का। यहाँ स्क्रीन पर 5 बहुत ही महत्वपूर्ण अभ्यास प्रश्न दिए गए हैं। राजस्थानी चित्रकला का प्रथम वैज्ञानिक वर्गीकरण किसने किया? चितेरों की ओवरी की स्थापना किसने की? उस्ता कला किस शैली की पहचान है? महिलाओं को शिकार करते हुए कहाँ दर्शाया गया है? और अंत में बनी ठनी का चित्रण किसने किया? बिना वीडियो को पीछे किए खुद से इनके उत्तर याद करने की कोशिश कीजिए। ये आज सीखी गई सारी जानकारी को दिमाग में पक्का करने का एक बेहतरीन तरीका है। राजस्थानी चित्रकला की ये रंग बिरंगी और ऐतिहासिक यात्रा यहीं संपन्न होती है। चलते चलते जरा इस बात पे गौर कीजिएगा कि जिस कला को सदियों से राजा महाराजाओं और हमारे स्थानीय कलाकारों ने इतने जतन से, इतनी मेहनत से सहेजा है, क्या आज के इस भागदौड़ वाले डिजिटल युग में हम अपनी उस अमूल्य सांस्कृतिक धरोहर को वही सम्मान और संरक्षण दे पा रहे हैं? यह हम सभी के लिए सोचने का विषय है।
इसी प्रकार की नई जानकारियों के लिए हमारे चैनल से जुड़ें और आप सभी का धन्यवाद।